to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss multiple choice question on Central Civil Services Pension Rules 1972, and it is series 1. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that in subsequent time you can get notification for my upcoming videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss. Today I will discuss 50 MCQ questions. Question number 1. CCS Pension Rules 1972 came into force with effect from, it is very easy one, it is answer is bit D, 1st June 1972. Okay, answer is bit D. Clear? Question number 2. An employee whose date of birth is 10th July shall retire on dash. यहाँ पर थोड़ा मैं आइडिया देना चाहता हूँ. यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मंथ का फर्स्ट डेट को छोड़कर और कोई भी डेट में उसका 60 एज कंप्लीट होता है तो उसी मंथ का जो लास्ट डेट है उसका आफ्टरनून सेशन में उसको रिलीव किया जाएगा. क्लियर? यदि फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट को छोड़कर कोई भी डेट में उसका 60 एज कंप्लीट होता है तो उसी मंथ का लास्ट डेट आफ्टरनून, ओके, लास्ट डेट आफ्टरनून में वो रिटायर होगा. यदि फर्स्ट डेट, कोई मंथ का फर्स्ट डेट में उसका 60 एज कंप्लीट होता है तो उसका प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट आफ्टरनून में उसका रिटायरमेंट होगा. ओनली आपको दो चीज यहां पर याद रखना है. फर्स्ट डेट, मंथ का फर्स्ट डेट है तो प्रीवियस मंथ का जो लास्ट डेट उसका आफ्टरनून सेशन में उसका रिटायरमेंट होगा. फर्स्ट डेट को छोड़कर मंथ में और कोई भी डेट में उसका 60 एज कंप्लीट होता है तो उसी मंथ का लास्ट डेट आफ्टरनून में ओके वो रिटायर करेगा. तो यहाँ पर दिया है एन एम्प्लॉय हुज डेट ऑफ बर्थ इज 10th जुलाई शैल रिटायर ऑन, डेफिनेटली 10 जुलाई मीन्स तो उसका वो रिटायर होगा ये आफ्टरनून ऑफ 31st जुलाई. इट इज आंसर इज बी डी. क्लियर? चलो, एन एम्प्लॉय हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1st दिसंबर शैल रिटायर ऑन, मैं अभी बताया था डेट ऑफ बर्थ इज 1st दिसंबर, इसका 60 एज कंप्लीट हो रहा है तो उसका प्रीवियस मंथ नवंबर 30 आफ्टरनून में उसका रिटायरमेंट होगा. तो यहां पर है शैल रिटायर ऑन आफ्टरनून ऑफ नवंबर 30. ओके, आंसर इज बिट सी. राइट? चलो, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 shall apply to government servants appointed on or before 31st December 2003. ओके, आंसर इज बीट ए, क्योंकि 1st जनवरी 2004 से एनपीएस आ गया, 1/1/2004 से एनपीएस लागू हुआ. सो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स 31st दिसंबर 2003 में अपॉइंटेड हुआ है और उसके बिफोर में अपॉइंटेड हुआ है वो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के लिए एंटाइटल है. राइट? तो इसका आंसर है बीट ए. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन एमोलुमेंट्स इंक्लूड, जब हम पेंशन के लिए जो एमोलुमेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं उसमें आपको बेसिक पे लेना है प्लस नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस. जो नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस जो डॉक्टर्स लोगों को मिलता है इसमें, इस एमोलुमेंट्स में, एमोलुमेंट्स रिलेटेड टू द पेंशन डियरनेस अलाउंस डीए इंक्लूड नहीं होगा. तो यहाँ पर बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस. राइट? तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन एमोलुमेंट्स इंक्लूड बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस. इट इज आंसर इज बिट बी. राइट? चलो, फॉर ग्रेचुइटी, फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ ग्रेचुइटी एमोलुमेंट्स इंक्लूड, इसमें ग्रेचुइटी में डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा. तो यहाँ पर बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस. ओके, तो फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ ग्रेचुइटी एमोलुमेंट्स इंक्लूड बी डी. देखिए, बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस. राइट? आंसर इज बिट डी. राइट?
The term emoluments for the purpose of retirement benefits has been defined in rule dash of CCS pension rules. It is rule 33. जो CCS पेंशन रूल 1972 का रूल 33 आप देख लीजिए, वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है एमोलुमेंट्स का। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 8, CCS पेंशन रूल्स शाल अप्लाई टू, रेलवे सर्वेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। बीट बी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द डिफेंस सर्विसेज अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ये राइट है, अप्लाई होगा। पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज अप्लाई नहीं होगा। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड लागू नहीं होगा। तो आंसर इज बिट बी। CCS पेंशन रूल्स अप्लाई टू सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द डिफेंस सर्विसेज अपॉइंटेड substantively to civil services and post in connection with the affairs of the union, आंसर इज बिट बी। यहाँ पर थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दिया, CCS पेंशन रूल शाल नॉट अप्लाई टू, किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? रेलवे सर्वेंट्स, पर्सन्स इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस in diplomatic, consular or other Indian establishments in foreign countries, persons employed on contract except when the contract provides otherwise, persons whose terms and conditions of services are regulated by or under the provisions of the constitution or any other law for the time being in force, ये सब के लिए CCS पेंशन रूल 1972 अप्लाई नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वन, if the date of retirement is a holiday, the charge may be relinquished on the dash। यदि रिटायरमेंट डेट हॉलीडे होता है तो हॉलीडे होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसी का हॉलीडे से कोई मतलब नहीं। रिटायरमेंट डे वो मीन्स तो उसका आफ्टरनून में आपको चार्ज को रेलिंक्विश करना पड़ेगा। ओके, तो सैटरडे को आपके पास जो भी चार्ज है, जैसे स्टोर और कोई इंपॉर्टेंट चार्ज है, सैटरडे में वो चार्ज को आप हैंड ओवर कर दो। तो संडे रिटायरमेंट डे है तो आफ्टरनून में आपको इट मीन्स जो चार्ज है मे बी रेलिंक्विस्ड, मगर सैटरडे को जो भी चार्ज है जिसको आपको हैंड ओवर करना है आप हैंड ओवर कर चुके हो, तो फॉर्मली आप संडे आफ्टरनून में आपको चार्ज रेलिंक्विश करना पड़ेगा। ठीक है, तो द चार्ज मे बी रेलिंक्विस्ड ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट हॉलीडे इटसेल्फ। आंसर इज बिट बी। क्वालिफाइंग सर्विस इज टू बी काउंटेड इन, एक्चुअली जो क्वालिफाइंग सर्विस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वालिफाइंग सर्विस इट इज कैलकुलेटेड फॉर पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तो ये क्वालिफाइंग सर्विस कैसे कैलकुलेट होता है? हाउ कैन वी कैलकुलेट क्वालिफाइंग सर्विस? क्वालिफाइंग सर्विस यू नो दैट ऑलवेज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस। ओके, तो हो गया आंसर, क्वालिफाइंग सर्विस इज टू बी काउंटेड इन कंप्लीटेड हाफ ईयर्स। ओके, 6 months, आंसर इज बिट सी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बिट सी। नेक्स्ट वन, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ए पीरियड ऑफ 3 months एंड अबोव बट लेस देन 6 months शाल बी ट्रीटेड एज ए कंप्लीटेड हाफ ईयर। जो कंप्लीटेड हाफ ईयर हम कैलकुलेट करते हैं ना, क्योंकि जो क्वालिफाइंग सर्विस एक्चुअली इट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? यदि जो आप जब कैलकुलेट कर रहे हो, जब 3 months, सपोज एक यहाँ पर थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, 3 months एंड मोर देन दैट बट लेस देन 6 months यू कंसिडर वन कंप्लीट हाफ ईयर। और एक बार बोलता हूँ, 3 months एंड मोर देन 3 months एंड लेस देन 6 months वन कंप्लीट हाफ ईयर, राइट। तो इसी में दिया है, for the purpose of counting qualifying service a period of 3 months and above but less than 6 months shall be treated as a completed half year। Answer is bit C। Okay, 3 months and above, ऐसा कोई हाफ ईयर है जिसमें 3 months and above जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 3 months above 3 months और but less than 6 months, 3 months above 3 months but less than 6 months you consider one completed half year, right। less than 3 months वो एक कंप्लीट
हापियर नहीं होगा। तो 11 आंसर इज बिट सी। देखिए यहां पर दे दिया है द फॉलोइंग सर्विस डज नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग सर्विस में जो क्वालिफाइंग सर्विस जो पीरियड होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। बॉय सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, इट इज रूल 13B में दिया है। सर्विस एज अप्रेंटाइज एक्सेप्ट SAS अप्रेंटाइज, रूल 16 में है। सस्पेंशन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अवॉर्डेड ए मेजर पेनल्टी एंड द सस्पेंशन इज हेल्ड टू बी फुली जस्टिफाइड। आप मेजर सस्पेंशन हो गया आपके ऊपर, जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर मेजर पेनल्टी हो गया और उसमें जो सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी पीरियड नहीं माना गया तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं जाएगा। क्लियर, ये रूल 23 में है। डिसमिसल और रिमूवल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सर्विस और पोस्ट इंटेल्स फॉरफीचर ऑफ हिज पास्ट सर्विस। आप गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव हो गए कि डिसमिसल हो गया, ओके, ये मेजर पेनल्टी आपके ऊपर लगा जिसमें आपको रिमूव कर दिया गया, डिसमिसल कर दिया गया और उसमें आपका पास्ट सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा, तो ये भी क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं जाएगा। रूल 24, रेजिग्नेशन फ्रॉम ए सर्विस और पोस्ट अनलेस इट इज अलाउड टू बी विथड्रॉन इन पब्लिक इंटरेस्ट इंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस। रेजिग्नेशन आप टेक्निकल चैनल में आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्निकली आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म पहले से कर चुके हो, एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किया, क्योंकि आप टेक्निकली आप पहले से आप परमिशन ले चुके हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। मगर आप कोई परमिशन नहीं लिया, ओके, आप रेजिग्नेशन दे दिया, ये टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो पास सर्विस है वो फॉरफिट हो जाएगा, तो ये क्वालिफाइंग सर्विस में माना नहीं जाएगा। अनऑथराइज्ड एब्सेंस, कभी क्या है हम लीव लेते हैं मगर वो लीव अनऑथराइज्ड हो जाता है, कोई स्ट्राइक में इन्वॉल्व होते हैं वो इलीगल हो जाता है, तो जितने पीरियड हम स्पेंड किया उसको डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो पीरियड एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओवरस्टेल ऑफ लीव और ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलेटेड एज लीव। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग टाइम आपको 15 डेज मिला, ओके, ज्वाइनिंग टाइम आपका ट्रांसफर हुआ, आपको ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज मिला, मगर आप और 5 दिन आप ज़्यादा लीव ले लिए, तो वो 5 दिन क्या हुआ, वो 5 दिन एक्चुअली जो एक्स्ट्रा 5 डेज ले लिए वो अनऑथराइज हो गया ना, ठीक है, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेंशन कैलकुलेशन होता है, पेंशन का कैलकुलेट होगा कि ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होगा, राइट। तो ये सब जो है रूल के हिसाब से ये सब क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या होगा यहां पर दिया है, फॉलोइंग पीरियड्स काउंट आज क्वालिफाइंग सर्विस, एनी पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी, जो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा, एनी पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी, एनी लीव पीरियड विथ लीव सैलरी, पीरियड ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पीरियड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहे हो मेडिकल सर्टिफिकेट में, राइट, पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन इनएबिलिटी टू अटेंड ऑफिस ड्यू टू सिविल कमोशन, कोई ऐसा कुछ सिविल कमोशन हो गया, ओके, इट मीन्स कोई सपोज स्ट्राइक है ना, ऐसा कुछ कमोशन हो गया जिसमें आप ऑफिस में रीच नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको आप EL वो कन्वर्ट हो जाएगा, मगर वो EOL सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वो जाएगा, ओके, मगर वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, पीरियड ऑफ रीअपॉइंटमेंट ट्रेनिंग इमीडिएटली फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट टू ग्रुप C or D post, period of probation followed by confirmation, period as SAS apprentice in Indian Audit and Accounts Department, suspension followed by major penalty where it is specifically ordered by the reinstating authority that the period of suspension be counted for service। मेजर पेनल्टी लगा, मगर मेजर पेनल्टी में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिक्लेयर किया कि जो भी सस्पेंशन पीरियड है वो ड्यूटी माना जाएगा, मेजर पेनल्टी लगेगा मगर जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी माना जाएगा, तो उस केस में क्वालिफाइंग सर्विस में जाएगा। पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी लगता है तो जो भी सस्पेंशन पीरियड है वो ड्यूटी के आकर में माना जाएगा, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसमिसल और रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड द डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट व्हेन रेगुलराइज्ड एज ड्यूटी और लीव, सपोज आपको डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया कि आपके ऊपर कंपल्सरी रिटायरमेंट का चार्ज लगा दिया गया, राइट, ये सब मेजर पेनल्टी है, मगर उसके बाद आप जब
अपेलेट अथॉरिटी के पास गए कि उसको अपील किया कि वो रिवाइज हुआ, तब रिवीजन में ये जो रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो उस केस में वो पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा, सस्पेंशन पीरियड को, किस डेट से ना, जिस डेट से आपको डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला है, ठीक है, उस डेट से ऑटोमेटिकली आपका वो ड्यूटी पीरियड माना जाएगा और क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉलोड बाय परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन ए पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज फोरगोज गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू CPF, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, विथ इंटरेस्ट देयर ऑन एंड अदर कंपेंसेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। बट यहाँ पर कंडीशन है 50% ऑफ द पीरियड ऑफ सर्विस पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज सब्सिक्वेंटली ब्रॉट ओवर टू ए रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में थे, अभी एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को चले गए, ओके, जहाँ पर पेंशन फैसिलिटी है, मगर वहाँ पर जो कंडीशन है वहाँ पर 50% पीरियड ऑफ सर्विस से आपको जो पेड हुआ है वो कंटिजेंसी से पेड होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट, प्री रिटायरमेंट और सिविल और मिलिट्री सर्विस, प्री एम्प्लॉयड सिविल और मिलिट्री पर्सनल, पीरियड ऑफ सर्विस इन द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, okay, any period of break shall be condoned. The employee shall however refund to the government the amount of gratuity employer's contribution received from the autonomous body. यहाँ पर कंडीशन है, इन विच द ऑटोनोमस बॉडी नो पेंशन स्कीम, जो ऑटोनोमस बॉडी में पेंशन स्कीम नहीं है, सपोज वहाँ से जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे हो, तो उस केस में आपको जो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिला है और जो भी ग्रेचुइटी मिला है, आप उसको रिफंड करना है गवर्नमेंट को, जो जिस गवर्नमेंट में जा रहे हो अभी। सपोज आप डायरेक्टली ऑटोनोमस बॉडी से सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे हो और वहाँ पर पेंशन फैसिलिटी है, ऑटोनोमस बॉडी में आपको जितना ग्रेचुइटी मिला है और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू CPF है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ओके, उसको आप रिफंड करोगे, ओके, तब वो माना जाएगा वहाँ पर। तब अनदर वन, द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑटोनोमस बॉडी से आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे हो, वहाँ पर 1 ईयर के अंदर आपको एक्चुअली ऑप्शन देना है कि हाँ मुझे पेंशन फैसिलिटी लेना है। तो आपको जो भी ग्रेचुइटी और जो भी आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है जो CPF के लिए, तो वो सब आपको रिफंड करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, राइट। तो ये जो ऑप्शन है विद इन 1 ईयर आपको ऑप्शन लेना है। पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस इन द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट और अदर यूनियन बॉडीज, आप फॉरेन सर्विस में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट और अदर यूनियन बॉडीज में आप काम कर रहे हो, मगर आप जो पेंशन फंड के लिए एज यूजुअल आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आप पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस होगा पेंशन और ग्रेचुइटी के लिए। 50% सर्विस रेंडर्ड अंडर टेम्पररी पोस्ट स्टेटस इन केस ऑफ कैजुअल लेबरर्स ग्रांटेड टेम्पररी स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैजुअल लेबरर्स को टेम्पररी स्टेटस मिलेगा, मगर उसका जो सर्विस पीरियड होगा उसका 50% टेम्पररी स्टेटस होना चाहिए, ओके। कैजुअल लेबरर्स ग्रांटेड टेम्पररी स्टेटस, मगर जो 50% सर्विस होगा वो टेम्पररी स्टेटस में 50% सर्विस रेंडर करना चाहिए। तो ये सबको याद रखना है, राइट। क्वालिफाइंग सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेंशन ग्रेचुइटी मिलता है क्वालिफाइंग सर्विस को कैलकुलेट किया जाता है, वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, राइट। नेक्स्ट वन, क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और ग्रेचुइटी व्हेन द पीरियड ऑफ सर्विस इज 19 ईयर्स 8 मंथ्स 29 डेज। तो मैं बताया था जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर 19 ईयर्स कितना हाफ ईयर हो गया, 38, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स में फास्ट 6 मंथ एक हो गया तो 39 हो गया, तो उसके बाद 2 मंथ्स 29 डेज, 2 मंथ्स 29 डेज मैं बता चुका हूँ आपको। जो क्वालिफाइंग सर्विस होगा एक हाफ ईयर, 1 कंप्लीट हाफ ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, वो 3 मंथ्स मोर देन दैट बट लेस देन 6 मंथ्स, वो 1 कंप्लीट हाफ ईयर होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 ईयर्स 38 हाफ ईयर्स हो गया, 8 मंथ्स 29 डेज, तो 8 मंथ्स 29 डेज फास्ट 6 मंथ्स एक हाफ ईयर हो गया तो 39 हो गया, और नेक्स्ट जो 2 मंथ्स 29 डेज वो लेस देन 3 मंथ्स होता है, तो वो एक कंप्लीट हाफ ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली 39 हाफ ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बिट बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 3 स्टेटमेंट्स दिया है। पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL ग्रांटेड ऑन इनएबिलिटी टू अटेंड ऑफिस ड्यू टू सिविल कमोशन, ओके। ये सब कुछ सपोज
स्ट्राइक हो गया कि डेमोन्स्ट्रेशन हो गया जिसमें आप ऑफिस में रीच नहीं कर पाए, तो उस डे को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव डिक्लेयर किया गया, तो उसके समय वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि कोई कर्फ्यू क्लैम्पडाउन हो गया तो उस केस में आप ऑफिस में रीच नहीं कर पाए, तो वो जो दिन का छुट्टी को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव डिक्लेयर किया गया, तो वो दिन का आपको सैलरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में सैलरी नहीं मिलता है, लीव सैलरी नहीं मिलेगा, मगर वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ यूएल ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज, हम जानते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जब हम कोई हायर स्टडीज़ के लिए कि साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जितना पीरियड के लिए वो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव डिक्लेयर होता है। ठीक है, और वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। इन द absence ऑफ एनी एंट्री इन द सर्विस बुक रिगार्डिंग ग्राउंड्स ऑन व्हिच यूएल हैज बीन सैंक्शनड, सपोज सर्विस बुक में ऐसा कुछ लीव मेंशन हुआ है मगर कौन सा ग्राउंड मेंशन नहीं हुआ है, चाहे वो एचपीएल है कि ईएल है ना सीएल है, कोई कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, उस अल्टीमेटली उसको यूएल माना जाएगा और वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो यहां पर देखेंगे आंसर, तो यहां पर जो आंसर है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और ग्रेचुइटी। वही क्वेश्चन पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट्स तीनों है था वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड था कि नहीं। वो तीनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड है, जो क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और ग्रेचुइटी वो इंक्लूड है। तो आंसर इज बिट सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स। ओके, तो सीसीएस पेंशन रूल्स में कौन एलिजिबल है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन ए पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट 31 दिसंबर 2003 में अपॉइंट हुआ है और उसका बिफोर अपॉइंट हुआ है वो सीसीएस पेंशन रूल के लिए एलिजिबल है। ए पर्सन रिटायर्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस विथ ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स और मोर, तो एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। जो मैं बताया था अभी क्वालिफाइंग सर्विस कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। और एक बार बता रहा हूँ, जो 1 कंप्लीट हाफ ईयर होगा वो कब होता है ना, 3 मंथ्स मोर देन दैट बट लेस देन 6 मंथ्स, वो 1 कंप्लीट हाफ ईयर होगा। लेस देन 3 मंथ्स एक कंप्लीट हाफ ईयर नहीं होगा। तो उसके हिसाब से ये भी ठीक है। तो एटलीस्ट 10 ईयर्स जो क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। ये भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से। बीट सी टेम्पररी एम्प्लॉइज हु रिटायर्स ऑन सुपरएनुएशन और इनवैलिडेशन आफ्टर ए कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है, राइट। जो भी टेम्पररी एम्प्लॉइज है उसका रिटायरमेंट हो रहा है सुपरएनुएशन में, जैसे 60 एज हो गया। इनवैलिडेशन मीन्स वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है काम करने के लिए, मगर वो 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, तो वो भी एलिजिबल है पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल से। तीनों करेक्ट है, तो आंसर इज बिट डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, when a government servant transfer from non-pensionary to pensionary establishment, then within dash of the issue of the order of his permanent transfer, he must exercise his option to elect to be governed by the pension rules। तो जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका ट्रांसफर हुआ नॉन पेंशनरी डिपार्टमेंट टू पेंशनरी डिपार्टमेंट, तब वो एक्चुअली जब उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिला तब वो कितने मंथ्स के अंदर वो ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि वो जो अभी जो डिपार्टमेंट में था उसमें पेंशन फैसिलिटी नहीं था, पर अभी जो वो डिपार्टमेंट को जा रहा है परमानेंटली उसमें पेंशन फैसिलिटी है। तो जिस दिन में उसको परमानेंट ट्रांसफर ऑर्डर मिलेगा उसका 6 मंथ्स के अंदर उसको ऑप्शन देना है, राइट। तो 6 मंथ्स, देन विद इन 6 मंथ्स ऑफ द इश्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ हिज परमानेंट ट्रांसफर ही मस्ट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू इलेक्ट टू बी गवर्न बाय द पेंशन रूल्स। क्योंकि पहले में जो था सीपीएफ था, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो अभी वो पेंशन डिपार्टमेंट को जा रहा है। तो जिस दिन उसको परमानेंट बेसिकली ट्रांसफर ऑर्डर मिलेगा तो उसी से 6 मंथ के अंदर वो चूज करेगा, जो सीपीएफ था उसको रखेगा ना वो पेंशन फैसिलिटी को रखेगा। तो वो पेंशन फैसिलिटी को अवेल करता है। तो जो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था सीपीएफ में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो सीपीएफ में था, राइट, तो उसको वो यहाँ पर रिफंड करेगा कि उसको जो भी सपोज वो जो ग्रेचुइटी उसको मिला वो भी उसको हैंड ओवर करेगा। ओके, अभी जो करेंट डिपार्टमेंट में पेंशन डिपार्टमेंट में जो ज्वाइन किया, राइट।
तो 6 मंथ्स आंसर बीट से 6 मंथ्स, ये रूल 4 में है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स or discharged or is allowed to resign from service or dies, as the case may be, any claim to pension or family pension shall be regulated under dash of the CCS pension rules. सपोज किसका रिटायर्ड हो गया, सपोज किसको डिसमिसल और रिमूवल कर दिया गया, कोई सपोज इनवैलिडेशन जो फिजिकली मेंटली वो फिट नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, और सुपर एनुएशन आ गया, तो ये सब चीज में तो ऑटोमेटिकली कि डेथ उसका हो गया, डेथ होने से फैमिली पेंशन मिलेगा। तो ये सब चीज जो कौन सा रूल में है, सीसीएस पेंशन रूल्स, ये रूल 5 में है, ठीक है। एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड अंडर रूल 5 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 17, द डे ऑन व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड और इज डिस्चार्ज्ड और इज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस शैल बी ट्रीटेड आज। जिस डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुआ तो डिस्चार्ज कर दिया गया कि उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया गया, तो वो ड्यूटी माना जाएगा, शैल बी ट्रीटेड एज वर्किंग डे। आंसर इज बीट ए। जिस डेट में डेथ हुआ, जिस डेट में उसका रिटायरमेंट हुआ, जिस डेट में उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, ओके, जिस डेट में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया वर्क से, तो वो डे को वर्किंग डे माना जाएगा। आंसर इज बीट ए। ये रूल 5.2 में है। क्वेश्चन नंबर 18, वेदर द डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड एज वर्किंग डे। जिस डेट में कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हुआ, क्या उस डे को वर्किंग डे माना जाएगा? यस, माना जाएगा। जिस डेट में एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो रहा है, ओके, उसको वर्किंग डेज माना जाएगा। आंसर इज बीट ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज और हर डेथ while in service had been absent from duty on extraordinary leave on medical grounds. The day of death of the government servant will be treated as dash. Suppose वो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में था मगर मेडिकल ग्राउंड में, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मेडिकल ग्राउंड में वो लीव सैलरी नहीं मिलेगा मगर क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। सपोज उसका डेथ हो जाता है तो उसको वो जो कैसे माना जाएगा, क्योंकि वो लीव में है, यूएल में है, मेडिकल ग्राउंड में, और उसका डेथ हो गया तो उसको लीव माना जाएगा, उसको ड्यूटी के आकार में नहीं माना जाएगा, उसको पार्ट ऑफ लीव में माना जाएगा। आंसर इज बीट बी, राइट, पार्ट ऑफ लीव। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20, फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी द इंप्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट इज कंटिन्यूअंस। तो जब आपका पेंशन, सपोज आप एक पेंशनर हो, आपको पेंशन मिल रहा है, आप कुछ ऐसा ग्रॉस मिसकंडक्ट किया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, तो उसके देखकर आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपका पेंशन का पार्ट को रोक सकता है और होल ऑफ द पेंशन को रोक सकता है, ठीक है, उसको विथहेल्ड कर सकता है और विथड्रॉन कर सकता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो गुड कंडक्ट होना, फ्यूचर गुड कंडक्ट होना जरूरी है। तो ये जो है, जो स्टेटमेंट है, फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी द इंप्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी गवर्नमेंट ऑफ पेंशन एंड इट इज कंटिन्यूअंस। आंसर इज बीट ए, इट इज ट्रू वन। क्योंकि आप पेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ मिसकंडक्ट आप किया कि आप ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ओके, आपका जो पेंशन और ग्रेचुइट है उसका पार्ट की होल को विथहेल्ड कर सकते हैं और विथड्रॉन भी कर सकते हैं, राइट। तो आंसर है बीट ए, ट्रू वन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आगे में डिस्कस करेंगे। चलो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। इफ ए पेंशनर इज कन्विक्टेड फॉर ए सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, अभी मैं बता रहा था, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाय गिविंग ऑर्डर इन राइटिंग कैन, एक पेंशनर पेंशन ले रहा है, ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो गया, ऐसा कुछ मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो गया, तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी by giving order in writing can the whole or part of the pension may be withheld permanently or for a specified period। ये absolutely right है, चाहे whole of the pension की part of the pension को withheld कर सकते हैं appointing authority permanently और कुछ specific period के लिए। next one, the whole or part of the pension may be withdrawn permanently or for a specified period। whole or part of the pension, whole of the pension और part of the pension को withdrawn कर सकते हैं permanently और for a specified period।
यदि पार्ट विथड्रॉल होगा तब आपका पेंशन 9,000 से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मिनिमम पेंशन है 9,000 है, मैक्सिमम है 1,25,000 है। क्योंकि अभी जो बेसिक पे है मिनिमम सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल में मिनिमम बेसिक पे 18,000 है, मैक्सिमम 2,50,000 है, उसका हाफ कर दो। तो पार्ट विथड्रॉल हो रहा है तो वो 9,000 से कम नहीं होगा। पार्ट विथड्रॉल ऑफ पेंशन शुड नॉट रिड्यूस बिलो ₹9,000। ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो ये क्वेश्चन पहले था। तो आपका फ्यूचर कंडक्ट अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो आपका पेंशन को विथहेल्ड किया जा सकता है और विथड्रॉन किया जा सकता है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकता है, राइट। सो आंसर इज बिट डी। ये रूल 8(1)(b में है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21, इन केस डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर कंटिन्यूड and concluded after retirement of a government employee, the president may decide। यदि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो रहा है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो सपोज कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था, कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा था, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो गया, उसके बाद भी वो चला और कंक्लूड हुआ, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, मे डिसाइड टू विथहोल्ड हिज पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ पार्टली और फुल्ली। एब्सोल्युटली राइट है, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू विथड्रॉ द पेंशन फुल्ली और पार्टली, परमानेंटली और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, वो भी है, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट विथड्रॉ भी कर सकते हैं। टू ऑर्डर रिकवरी फ्रॉम पेंशन और ग्रेचुइटी द होल और एनी पार्ट ऑफ पेकुनियरी लॉस, फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड टू द गवर्नमेंट। हाँ, ये प्रेसिडेंट, हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये ऑर्डर दे सकते हैं। ये सब आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, तब कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद वो उसको प्रोविजन पेंशन मिलेगा, आप जानते हो। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एज यूजुअल चलेगा। तो वो कंक्लूड होने के बाद प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्ट ऑफ द पेंशन और ग्रेचुइटी और होल ऑफ द पेंशन और ग्रेचुइटी को वो विथहेल्ड कर सकते हैं, और पार्ट और फुल पेंशन को वो विथड्रॉन कर सकते हैं। और जो भी उसमें लॉस हुआ है, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, वो उसको भी रिकवरी किया जा सकता है। आंसर इज बिट डी। तो ये जो है रूल 9 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर रूल 9 में है, यहाँ पर क्लियरली उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। द प्रेसिडेंट रिजर्व्स टू हिमसेल्फ द राइट ऑफ विथहोल्डिंग ए पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ, आइदर इन फुल और इन पार्ट, और विथड्रॉइंग ए पेंशन इन फुल और इन पार्ट, दोनों पेंशन और ग्रेचुइटी, वेदर परमानेंटली और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, परमानेंटली हो सकता है और कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए कर सकते हैं, एंड ऑफ ऑर्डरिंग रिकवरी फ्रॉम ए पेंशन और ग्रेचुइटी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेकुनियरी लॉस कॉज्ड टू द गवर्नमेंट। If any departmental or judicial proceedings, the pension is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement, power to withhold or withdraw pension or gratuity is with president, and UPSC, Union Public Service Commission, is required to be consulted before any final orders are passed। तो यहाँ पर इसको तो मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ, मगर फाइनल ऑर्डर के पहले जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट फाइनल ऑर्डर देंगे उसके पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कंसल्ट किया जाएगा। ओके, तो उसमें बोथ पेंशन और ग्रेचुइटी के लिए पार्ट विथहेल्ड होगा कि फुल विथहेल्ड होगा, और जो पेकुनियरी लॉस है वो इट मीन्स जो पार्ट ऑफ द पेंशन है ग्रेचुइटी है कि होल पेंशन और ग्रेचुइटी से वो फाइनेंशियल लॉस को जो गवर्नमेंट को हुआ है वो भी रिकवरी हो सकता है। तो ये बेसिकली ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर है रूल 9 में, सीसीएस पेंशन रूल 1972 रूल 9 आप देख लीजिए, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22, कैन पेंशन और ग्रेचुइटी बी पेड टू ए रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट इफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब रिटायरमेंट हुआ, उस केस में उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो उस केस में एक्चुअली प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, मगर ग्रेचुइटी को, पूरा ग्रेचुइटी को विथहेल्ड कर दिया जाएगा। दो चीज़ आपको याद रखना है, यदि डिपार्टमेंटल और जुडिशियल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तब आपको प्रोविजन पेंशन मिलेगा, प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, जो रूल 69 सीसीएस पेंशन रूल 1972 में है।
और वहां पर ग्रेचुइटी इज विथहेल्ड टिल द कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, पूरा ग्रेचुइटी को भी विथहेल्ड कर दिया जाएगा, मगर प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो यहां पर जो आंसर है बोथ ए एंड बी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बोथ ए एंड बी। चलो 23 को चलेंगे। डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल सबमिट ए रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग टू द डैश। तो रिटायरमेंट के बाद भी एज यूजुअल मैनर वो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलेगा। जो प्रोसीज्योर है, सपोज जैसे मेजर पेनल्टी का प्रोसीज्योर जो है, आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 का आप देख लीजिए, रूल 14, उसमें क्लियरली मेंशन है प्रोसीज्योर ऑफ मेजर पेनल्टी, तो एज यूजुअल मैनर वो चलेगा। मगर अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल सबमिट ए रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। ओके, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, वो रिटायरमेंट के बाद चल रहा है और उसका कंक्लूड हुआ, उसका फाइनली जो रिपोर्ट किसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैंड ओवर करेगा, तो प्रेसिडेंट को। तब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि पेंशन और ग्रेचुइटी के ऊपर, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज बिट डी। चलो यहाँ पर दिया है क्लियर, थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आर डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 9 and shall be continued and concluded by the same disciplinary authority and in the same manner. Thereafter, authority will submit a report recording its finding to the president. In such cases, only provisional pension is paid and gratuity is withheld till the conclusion of departmental proceedings and issue of final orders thereon by the competent authority. जो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो भी डायरेक्शन देंगे उसके हिसाब से होगा, राइट। Question number 24. In case of government servant against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued, a provisional pension as per dash of CCS pension rule shall be sanctioned. तो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो मगर ये कौन सा रूल में है? CCS पेंशन रूल 1972 में कौन सा रूल में? रूल 69, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोविजनल पेंशन के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है वो रूल 69 CCS पेंशन रूल 1972 में है। आंसर इज बिट ए। Question number 25. The recovery of pecuniary loss, financial loss, shall not be made at a rate exceeding dash of the pension admissible on the date of retirement. तो यहाँ पर जो दिया है, जब रिटायरमेंट हो रहा है और सपोज माइनर पेनल्टी लगा है, माइनर पेनल्टी में क्या है ना, गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ है तो वो आपका पेंशन से उसको रिकवरी किया जाएगा। तो वो कितना किया जाएगा? तो वो ये जो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, द रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉस शैल नॉट बी पेड एट ए रेट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन। पेंशन का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पेंशन का 1/3 जो पेक्यूनियरी लॉस की फाइनेंशियल लॉस गवर्नमेंट को हुआ है रिटायरमेंट के टाइम में उसको रिकवरी किया जाएगा पेंशन से, वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो द रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉस शैल नॉट बी मेड एट ए रेट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आंसर इज बिट ए, राइट। ये रूल 95 में मेंशन है। कैन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट? ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट के बाद क्या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकता है? तो देखेंगे, हो सकता है। सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर इंस्टीट्यूटिंग सच प्रोसीडिंग्स। हाँ, ये एब्सोल्यूट राइट है। यदि रिटायरमेंट के बाद कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो उसको सैंक्शन करेंगे। नेक्स्ट, द प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट व्हिच टुक प्लेस मोर देन 4 years सच इंस्टीट्यूशन। जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होगा जिस केस के ऊपर वो 4 years से ज़्यादा नहीं होगा, जिस डेट में वो इनिशिएट हो रहा है, वो जो इंसिडेंट पास्ट में हुआ है वो 4 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस डेट में प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट व्हिच टुक प्लेस मोर देन 4 years सच इंस्टीट्यूशन। ये भी एब्सोल्यूट राइट है। प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच प्लेस और द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स in which an order of dismissal from service could be made in relation to the government servant during his service। एज यूजुअल मैनर चलेगा, जो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे जिस हिसाब से। और जैसे हमारा जो मेजर पेनल्टी में जैसे डिसमिसल रिमूवल में जैसे चलता है
वैसे ही चलेगा, राइट। आंसर बीट डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। When is departmental or judicial proceeding deemed to be instituted against the pensioner? तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, कब होगा? इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इज इश्यूड टू द पेंशनर। जब पेंशनर को चार्जशीट इशू हो जाएगा उसी डेट से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो जाएगा। द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इज इश्यूड टू द पेंशनर, उसी डेट से ऑटोमेटिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगा। ये आफ्टर रिटायरमेंट के ऊपर यदि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है। इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन द डेट ऑन व्हिच द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ऑफ व्हिच द मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्नाइजेंस। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड में जिस डेट में कंप्लेंट ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट को मिलता है और कोई रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट स्टडी करते हैं, तो उसी डेट से ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगा। इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स ऑन द डेट द प्लेंट मीन्स कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, जिस डेट में एक्चुअली कंसर्न पेंशनर के अगेंस्ट में कंप्लेंट प्रेजेंट होगा कोर्ट में, उसी डेट से हम मान लेंगे कि डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो आंसर इज बीट डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये रूल 9-10 में है, सब रूल मेंशन कर चुका हूं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। देयर कैन बी नो इफेक्ट ऑन द पेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ, पेंशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम जानते हैं जब मेजर माइनर पेनल्टी केस में माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अल्टीमेटली डिसिप्लिन प्रोसीडिंग कंक्लूड होगा और माइनर पेनल्टी लगेगा, तो उसमें पेंशन को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि माइनर पेनल्टी में जो सस्पेंशन पीरियड होता है वो ड्यूटी माना जाता है और वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होता है, तो इसमें पेंशन कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे पेंशन चाहे ग्रेचुइटी, वो इफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर बीट है, माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। 29 डियरनेस अलाउंस इज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब पेंशन जो एमोलुमेंट्स कैलकुलेट होता है उसमें डियरनेस अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा, वहां पर बेसिक पे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मगर जब ग्रेचुइटी कैलकुलेशन होगा तब डियरनेस कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो ग्रेचुइटी के लिए जो एमोलुमेंट्स है वो बेसिक पे प्लस डीए डियरनेस अलाउंस प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, तो यहाँ पर जो है डियरनेस अलाउंस इज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, आंसर इज बीट सी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ पेंशन इज कैलकुलेटेड आज, जो 1/1/2006 जिससे एक्चुअली यू नो दैट 6th पे कमीशन लागू हुआ 1/1/2006 में, ये किया गया कि पेंशन कैसे पेंशन एक्चुअली जो लागू होगा वो लास्ट पे का 50% और इसको एवरेज एमोलुमेंट्स लास्ट 10 मंथ्स का, जस्ट कैलकुलेट द एवरेज एमोलुमेंट्स ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो दोनों उसका 50% ले जाना है। तो ये दोनों एक्चुअली जो बीट ए बी है एक्चुअली जिसमें ज़्यादा होगा, तो दोनों प्रकार में कैलकुलेट होता है। एक है द 50% ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स ड्रॉन इन द लास्ट 10 मंथ्स, ये कब होगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट डेट का पहले जो 10 मंथ्स के अंदर सपोज कुछ डाइज नॉन हो गया, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिए, सपोज आप बिना मेडिकल सर्टिफिकेट में, ओके वो सब पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है, तो उस केस में जिस डेट में आपका रिटायरमेंट हुआ उससे जस्ट प्रायर ऑफ दैट उस 10 मंथ्स का एक एवरेज एमोलुमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, जो प्रीवियस 10 मंथ्स का एवरेज एमोलुमेंट्स कैलकुलेट होगा उसमें सपोज मेरा एग्जांपल में 15 to 20 पीरियड्स वो क्वालिफाइंग डेज नहीं होगा, तो उसका पहले जो 15 to 20 डेज को उसमें लिया जाएगा कि जो भी है, राइट, तो उसका फिर हाफ 50% लिया जाएगा। तो फर्स्ट वन करेक्ट है, 50% ऑफ द एवरेज एमोलुमेंट्स ड्रॉन इन द लास्ट 10 मंथ्स, और अदर ऑप्शन है 50% ऑफ एमोलुमेंट्स लास्ट ड्रॉन, जब रिटायरमेंट हुआ आपका जो एमोलुमेंट्स था बेसिक पे और एनपीए, डॉक्टर मेडिकल के डॉक्टर केस में एनपीए है, यही तो जनरली अदर एम्प्लॉयज के लिए बेसिक पे जब रिटायरमेंट हुआ तो उसका 50%। तो ये दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उसको लेना है। तो आंसर इज बीट सी, ए और बी विच एवर इज मोर, राइट। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो आंसर इज बीट सी।
इसके ऊपर एक एग्जाम्पल में दे दिया। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 जनवरी 2022 आफ्टरनून में। बेसिक पे दिया है 1 अप्रैल 2021 और 1 जुलाई 2021, ऐसे बेसिक पे दिया गया है। अभी हम एवरेज एमोलुमेंट्स निकालेंगे जो अप्रैल टू जून, क्योंकि उसके बाद एक इंक्रीमेंट लगा तो इसीलिए 1 जुलाई से हो गया 1,65,100 जो पे लेवल 12 में है, और 1/4/2021 में कितना था 1,60,300। तो एवरेज एमोलुमेंट्स आप निकाल दो, कितना जो डेट ऑफ रिटायरमेंट हुआ उसका जस्ट 10 मंथ्स प्रायर ऑफ दैट। तो आप उसमें देख लीजिए 1/4/2021 टू 31 जनवरी 2022 कैलकुलेट कर लीजिए 1,60,300 इंटू 3, क्योंकि 1 अप्रैल टू जून तक हो गया 3 मंथ्स। देन 1 जुलाई टू वैसे ही 7 मंथ्स का ले जाना है। ओके, तो 1,65,100 इंटू 7 आप ले लिए कैलकुलेट करके, उसका एवरेज निकाल दीजिए डिवाइड बाई 10 और उसका 50% निकाल दीजिए। और एक है जो लास्ट पे ड्रॉन था वो 1,65,100 था, उसका 50% ले जाइए। तो जो भी ज़्यादा होगा उसको लेना है, उतना ही पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर 82,550 जो 50% लास्ट पे ड्रॉन वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कैलकुलेट होता है। तो 50% ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स ऑफ 10 मंथ्स प्रायर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट और 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो दोनों में से विच वन इज मोर उसको कंसिडर करना है। ये जो इफेक्ट हुआ वो 1/1/2006 से हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31। द टर्म एवरेज एमोलुमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैज बीन डिफाइंड इन रूल 34, क्योंकि 33 जो था एमोलुमेंट्स के ऊपर था, 34 जो एवरेज एमोलुमेंट्स है। ओके, तो ये जो बेसिकली जो एवरेज एमोलुमेंट्स हम निकालते हैं, बेसिकली कभी क्या होता है जब हमारा रिटायरमेंट होता है उसके पहले 10 मंथ्स में, जस्ट बिफोर दैट 10 मंथ्स में क्या है कुछ पीरियड हमारा क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया मगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया। ओके, और कुछ पीरियड को सपोज डाइज नॉन के आकर में डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस केस में एवरेज एमोलुमेंट के हिसाब से निकाला जाता है। ओके, तो हम 10 मंथ्स का एवरेज एमोलुमेंट्स निकालते हैं। जो उस पीरियड में सपोज क्वालिफाइंग सर्विस जो नहीं होगा तो पहले से उतना ही दिन उसको फिलअप करना है। ओके, तो एवरेज निकाल देना है और उसका 50% लेना है। ठीक है, और जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका एमोलुमेंट्स का 50% लेना है, जो भी ज़्यादा होगा उसको लेंगे। तो ये जो मेंशन है एवरेज एमोलुमेंट्स रूल 34 में है। आंसर इज बिट बी। चलो 32। एवरेज एमोलुमेंट्स इज द एवरेज ऑफ एमोलुमेंट्स ड्रॉन बाय द एम्प्लॉई ड्यूरिंग द लास्ट डैश मंथ्स ऑफ हिज सर्विस। अभी डिस्कस किया 10 मंथ्स ऑफ हिज सर्विस। राइट, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर बिट बी। चलो पेंशन शैल नॉट बी लेस देन। अभी जो 7th पे कमीशन में जो पेंशन है वो 9,000 से कम नहीं होगा कि 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ये जो हुआ ना, अभी हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उनका जो मिनिमम बेसिक पे है 18,000 है, मैक्सिमम 2,50,000 है, उसका हाफ कर दो। ये ट्रिक है याद करने का। तो पेंशन शैल नॉट बी लेस देन ₹9,000 एंड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹1,25,000। आंसर इज बिट बी। चलो 34 क्वेश्चन। द एक्सरसाइज ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू फॉर रिटायरमेंट स्टार्ट्स डैश मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो भी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा। ओके, तो कितने दिन के पहले एक्चुअली वो लिस्ट प्रिपेयर करेगा? तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, द एक्सरसाइज ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू फॉर रिटायरमेंट स्टार्ट्स डैश मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटायरमेंट, इट इज 24 मंथ्स। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओके उसको लिस्ट प्रिपेयर करता है और लिस्ट प्रिपेयर करके इन्फॉर्म करता है हेड ऑफ ऑफिस को कि ये जो एम्प्लॉइज है वो उनका रिटायरमेंट होने वाला है, उनका पेंशन पेपर को रेडी करो। राइट, 24 मंथ्स। आंसर बिट डी। देन हेड ऑफ ऑफिस अंडरटेक्स द वर्क ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स डैश मंथ्स इन एडवांस बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लिस्ट प्रिपेयर किया 24 मंथ्स बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, उनका लिस्ट प्रिपेयर किया। मगर यहाँ पर जो हेड ऑफ ऑफिस है वो पेंशन पेपर को प्रिपेयर करेगा ओके कितने मंथ्स के पहले? ये बेसिकली 12 मंथ्स बिफोर द रिटायरमेंट। कोई एम्प्लॉई ऑफिस में रिटायर हो रहा है तो
12 months before the retirement, head of the office, okay, undertake the work of preparation of pension papers. Answer is bit C. Okay, ये रूल 58 में है. क्वेश्चन नंबर 36, वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ डैश ईयर्स ऑफ सर्विस एंड डैश ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट बाय द हेड ऑफ ऑफिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस वेरिफिकेशन हुआ, आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा, तो आपको याद रखना है जब 18 ईयर्स का सर्विस आपका कंप्लीट होगा तब आपको हेड ऑफ ऑफिस आपका क्वालिफाइंग सर्विस को वेरीफाई करेगा और एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा. नहीं तो 5 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट आपका एक ऑप्शन है आफ्टर 18 ईयर्स, नहीं तो 5 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट. तो आंसर इज बिट ए, वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड 5 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट बाय द हेड ऑफ ऑफिस. रूल 32 में है सीसीएस पेंशन रूल 1972 का. प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यू टू रिटायर विद इन द नेक्स्ट 24 to 30 मंथ्स इन एवरी 6 मंथ्स बाय डैश. जो लिस्ट प्रिपेयर होता है, ओके, 24 to 30 मंथ्स बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. तो वो जो लिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा, और एवरी 6 मंथ्स में, एवरी 6 मंथ्स मीन्स सपोज 1 जनवरी की 1 जुलाई ऐसे, तो वो लिस्ट प्रिपेयर होता है. तो कौन वो लिस्ट को प्रिपेयर करेगा, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना. प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यू टू रिटायर विद इन द नेक्स्ट 24 to 30 मंथ्स एवरी 6 मंथ्स बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. जो एवरी 6 मंथ्स होगा वो 1 जनवरी की 1 जुलाई ऐसे, ठीक है. रूल 56 में है 38, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन हेड ऑफ ऑफिस फर्निश टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड एमोलुमेंट्स और एवरेज एमोलुमेंट्स. हेड ऑफ ऑफिस एक सर्टिफिकेट इशू करता है. वो सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन है क्वालिफाइंग सर्विस और एमोलुमेंट्स, एवरेज एमोलुमेंट्स, ओके, इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू करता है. तो कब इसको इशू किया जाएगा, व्हेन हेड ऑफ द ऑफिस फर्निश टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड एमोलुमेंट्स और एवरेज एमोलुमेंट्स. आपको याद रखना है बिट सी, 8 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. क्योंकि पहले हो गया हेड ऑफ द ऑफिस 12 मंथ्स प्रायर टू द रिटायरमेंट, वो पेंशन पेपर को सब रेडी करता है हेड ऑफ ऑफिस. ओके, 8 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट हेड ऑफ ऑफिस एक सर्टिफिकेट, ओके, इशू करेगा इन रिगार्डिंग टू द लेंथ ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस एंड एमोलुमेंट्स और एवरेज एमोलुमेंट्स. आंसर इज बिट सी, राइट. क्वेश्चन नंबर 39, द हेड ऑफ ऑफिस फॉरवर्ड टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 5 फॉर कंप्लीशन एंड रिटर्न. ये हेड ऑफ ऑफिस वो फॉर्म 5 पे देता है. जो गवर्नमेंट सर्वेंट इज गोइंग टू रिटायर उसको हेड ऑफ ऑफिस फॉर्म 5 देता है. फॉर्म 5 में आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आपका जो बैंक डिटेल्स आपको देना है, ठीक है, आपका बैंक डिटेल्स देना है. तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन उसमें होता है फॉर्म 5 में. तो उसको कब कंप्लीट करके वो फॉर्म को फिलअप करके फिर कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई हेड ऑफ द ऑफिस को हैंड ओवर करेगा, वो क्या टाइम पीरियड है. तो हेड ऑफ ऑफिस फॉरवर्ड टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 5 फॉर कंप्लीशन एंड रिटर्न कब होगा ना, वो होगा 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. कब होगा, 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. गवर्नमेंट सर्वेंट वो फॉर्म 5 को फिलअप करेगा और रिटर्न करेगा उसी टाइम के अंदर, 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल 59 में है, देन हेड ऑफ ऑफिस डैश मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल फॉरवर्ड टू अकाउंट्स ऑफिसर फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7. फॉर्म 7 को एक्चुअली कौन फिलअप करता है, फॉर्म 7 को हेड ऑफ ऑफिस फिलअप करता है. फॉर्म 5 को कौन फिलअप किया, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला है वो फिलअप किया. तो हेड ऑफ ऑफिस एक्चुअली फॉर्म 5 फॉर्म 7 को कब भेजेगा अकाउंट्स ऑफिसर को. आप जानते हो जो पेमेंट्स एंड अकाउंट ऑफिसर, प्रत्येक एवरी डिपार्टमेंट का एक पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, ओके, वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करते हैं. तो यहाँ पर जो भेजा जाएगा तो हेड ऑफ ऑफिस वो जो फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7 को वो सेंड करेगा बेसिकली अकाउंट्स ऑफिसर को, पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर को. वो कब उसको इट मीन्स हैंड ओवर करेगा, प्रायर ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो वो 4 मंथ्स, द हेड ऑफ ऑफिस 4 मंथ्स प्रायर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल फॉरवर्ड टू अकाउंट्स ऑफिसर फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7
टेली कंप्लीटेड विथ ए कवरिंग लेटर इन फॉर्म 8, वो कवरिंग लेटर होगा फॉर्म 8 में। ओके, फॉर्म 7 में कुछ पेंशन पेपर्स होता है, वो उसको फिलअप करेगा हेड ऑफ ऑफिस। फॉर्म 5 को भेजेगा कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला है, वो फॉर्म 5 को फिलअप करेगा। कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर्म 5 को फिलअप करेगा। फॉर्म 7 को हेड ऑफ ऑफिस फिलअप करेगा कुछ पेंशन इंफॉर्मेशन। और जो फॉर्म 8 है वो एक कवरिंग लेटर होता है। फॉर्म 5 फॉर्म 7 तो उसका कवरिंग लेटर फॉर्म 8 होगा और उसको अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा जाएगा जस्ट 4 months प्रायर ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, तो ये जो 40 है आंसर बीट बी। द अकाउंट्स ऑफिसर इश्यू ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर डैश बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अभी अकाउंट्स के ऑफिसर के पास चला गया, अकाउंट्स ऑफिसर को मिल गया फॉर्म 5 फॉर्म 7 सब मिल गया। नहीं कि फॉर्म 7 को कौन फिलअप किया, हेड ऑफ ऑफिस। फॉर्म 5 को कौन फिलअप किया, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला है। तो अभी अकाउंट्स ऑफिसर के पास पहुंच गया, वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यू करेगा। कब करेगा? जस्ट 1 month बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। 1 month बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आंसर इज बिट डी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टाइमिंग में दे दिया। 41 आंसर इज बिट डी। ये रूल 65 में मेंशन है। नेक्स्ट वन, द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट would undertake the work of preparing pension papers including verification of service and complete the particulars required in form 7। क्योंकि आपको याद रखना है जो हेड ऑफ ऑफिस जो फॉर्म को फिलअप करेगा वो फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 में क्या क्या है ना, कुछ जो प्रिपेयरिंग पेंशन पेपर्स, इसमें क्या होता है ना, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस और कुछ अदर पर्टिकुलर्स होता है। वो फॉर्म 7 को एक्चुअली फिलअप करता है ऑफिस। उसके बाद वो फॉर्म 5 को फॉरवर्ड करता है कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला है, वो फॉर्म 5 को फिलअप करेगा। फिर दोनों को फॉर्म 7 फॉर्म 5 को एक कवरिंग लेटर फॉर्म 8 में होगा। कवरिंग लेटर फॉर्म 8 में होता है तो उसको अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा जाएगा 4 months प्रायर ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और वो अकाउंट्स ऑफिसर फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करेगा। वो कब करेगा ना, 1 month प्रायर ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय। राइट, ये फॉर्म 7 है। चलो, फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर दिया है। क्वालिफाइंग सर्विस इंक्लूड, पहले मैं बता चुका हूँ, लीव विथ लीव सैलरी, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, मैं बार बार बताया माइनर पेनल्टी में जो सस्पेंशन पीरियड वो ड्यूटी माना जाएगा, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी वेयर द रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी स्पेशली ऑर्डर्स फॉर काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन। मेजर पेनल्टी लगा मगर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म किया कि जो सस्पेंशन पीरियड था वो पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड हो गया। तो ये तीनों इंक्लूड होगा क्वालिफाइंग सर्विस में, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज बिट डी। इसको मैं पहले में ऑप्शन दे चुका हूं, आप थोड़ा देख लीजिए वहां पर क्वालिफाइंग सर्विस में कौन इंक्लूड होगा कौन इंक्लूड नहीं होगा। हु इज पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी, कहां से पेंशन मिलेगा? जो पीडीए होता है, पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी कौन है? बैंक, ब्रांच और ट्रेजरी, पोस्ट, पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिस, पेइंग योर पेंशन, ऑल ऑफ द, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। आंसर बीट डी। राइट, पेंशन डिस्पर्स जहां से पेंशन मिलेगा, ये तीनों करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 45, इफ एन एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट और डेथ इन सर्विस हैड बीन ऑन लीव विथ लीव सैलरी, व्हाट वुड बी द एमोलुमेंट्स फॉर पेंशन। तो यहां पर सपोज वो लीव में था, लीव सैलरी में कोई लीव लिया था, जो लीव ड्यू था वो लीव में था, उसको लीव सैलरी मिल रहा था। उसी केस में सपोज उसका डेथ हो रहा है कि सपोज वो लीव में है, लीव सैलरी ले रहा है, उसका रिटायरमेंट पीरियड आ गया कि वो लीव सैलरी लीव लिया है और लीव सैलरी मिल रहा है, उसका डेथ हो गया, तो वहाँ पर उसका एमोलुमेंट्स कैसे होगा? मैं पेंशन के लिए एमोलुमेंट्स बोल चुका हूँ, बेसिक पे और नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस वो डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो एज यूजुअल होगा, द एमोलुमेंट्स व्हिच ही वुड हैव ड्रॉन हैड ही नॉट बीन ऑन लीव। ये आंसर बिट ए है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो एमोलुमेंट्स कंसीडर में तो हम तो डिटेक्ट कर लिए, आंसर बिट ए है, क्योंकि लीव सैलरी ले रहा है, लीव लिया है, लीव सैलरी ले रहा है, क्योंकि उसका लीव ड्यू था। ठीक है, और उसमें डेथ हो रहा है सपोज, तो उस केस में तो एक्चुअली वो लीव लिया है, लीव सैलरी मिल रहा है, तो एज यूजुअल जैसे जिस पीरियड में एब्सेंट नहीं है कि लीव नहीं लिया है, जैसे एमोलुमेंट्स मिलता है जो लास्ट पे ड्रॉन के हिसाब से, उसके हिसाब से मिलेगा। आंसर इज बिट ए। चलो, हु इज पेंशन पेमेंट ऑर्डर अथॉरिटी, मैं अभी बताया था पेंशन पेमेंट ऑर्डर अथॉरिटी जो अकाउंट्स ऑफिसर होता है एवरी डिपार्टमेंट का, जो अल्टीमेटली फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7 भेजा गया, हेड ऑफिस पेंशन जो फॉर्म 5 फॉर्म 7 को भेजा,
ओके तो भेजने के बाद जस्ट 1 मंथ प्रायर ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई अकाउंट्स ऑफिसर, जिसको बोलते हैं पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर को इशू करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, आंसर इज बीट ए। ओके हु इज द अथॉरिटी टू इशू पेंशन पेमेंट ऑर्डर, आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 46, पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पेंशनर और फर्निशिंग ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ फास्ट पेंशन। तो एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मगर जो फास्ट पेंशन जो मिलेगा ये जरूरत नहीं है कि वो पर्सनल अपीयरेंस होगा जो कंसर्न पेंशनर है कि उसको लाइफ सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है इज नॉट रिक्वायर्ड, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट है, ट्रू। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पेंशनर और फर्निशिंग ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ फास्ट पेंशन। ठीक है, आंसर इज बीट ए। चलो, द पेंशनर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश लाइफ सर्टिफिकेट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक लाइफ सर्टिफिकेट अभी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है 2014 से। तो ये एक पोर्टल है जीवन प्रमाण पोर्टल। ओके, जीवन प्रमाण पोर्टल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अभी एक जीवन प्रमाण पोर्टल किया है। उसमें जो आधार नंबर ऑथेंटिकेशन होगा, ओके, वो डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट इशू होगा और आप जो भी अपडेट कर सकते हो, आपका मोबाइल नंबर कि आपका मेल, आप सब अपडेट कर सकते हो, राइट। तो इसको एवरी नवंबर में जो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी जो बैंक में मिल रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, जो ट्रेजरी में मिल रहा है, उसमें आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिटेल्स दे देना पड़ेगा, वो जीवन प्रमाण में उसको अप टू डेट कर दिया जाएगा। अभी जैसे बोलते हैं ना जीवन जो फैसिलिटी है डुअर स्टेप में मिल रहा है क्योंकि डिजिटल ये में मिल रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपका पेंशन अकाउंट का आईडी है, आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर का एक आईडी है, ठीक है, तो उसको आप करके लॉग इन करके ओपन करके उसमें आपको अप टू डेट करके एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिले, ये होगा डिजिटल सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, तो आपको सबमिट करना है और एवरी नवंबर मंथ में। नहीं होगा तो आप नवंबर मंथ में जो कंसर्न पेंशनर उस ये सर्टिफिकेट को लाइफ सर्टिफिकेट को डिपॉजिट नहीं करेगा, बेसिकली जहाँ पर उसका पेंशन डिस्पर्स हो रहा है तो उसका जो पेंशन है उसके ऊपर जो बेसिकली डियरनेस अलाउंस है तो वो नहीं मिलेगा। जो उनके पेंशनर के लिए डियरनेस रिलीफ बोलते हैं, हमारे लिए जो डीए है ना डियरनेस अलाउंस, उनके लिए डियरनेस रिलीफ वो नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा तो ये पोर्टल को याद रखिए, जीवन प्रमाण पोर्टल, उसको डेवलप किया है जो पेंशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, फ्रॉम जीवन प्रमाण वेबसाइट द पेंशनर्स रिसीव लाइफ सर्टिफिकेट, क्लियरली मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर दिया है लाइफ सर्टिफिकेट ईयरली एवरी नवंबर, पीरियोडिसिटी एवरी नवंबर में आपको डिपॉजिट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन रीमैरेज, ओके, जो विडो जो जिसको फैमिली पेंशन मिल रहा है फ्रॉम विडो रेसिपिएंट ऑफ फैमिली पेंशन एट द टाइम ऑफ फास्ट, वो है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एट द टाइम ऑफ फास्ट पेमेंट, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन रीमैरेज उसको देना पड़ेगा जो विडो रेसिपिएंट है फैमिली पेंशन के लिए। नेक्स्ट वन है सर्टिफिकेट ऑफ नॉन मैरिज और रीमैरेज, हाफ ईयरली देना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी को, हाफ ईयरली इन मे एंड नवंबर फ्रॉम अनमैरिड डॉटर और विडो और विडर, ठीक है। नेक्स्ट वन सर्टिफिकेट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट, आप इसके ऊपर भी आपको एक देना है लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र देना है आपको, कहाँ पर आपको आप एम्प्लॉयमेंट आप अभी रोजगार नहीं है आपके पास कि आप कोई री एम्प्लॉयमेंट आपके पास है, ये सब इन्फॉर्म करना है, हाफ ईयरली इन मे एंड नवंबर। यदि ये इसके ऊपर थोड़ा बता रहा हूँ, ये लास्ट जो सर्टिफिकेट है इसको आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका पेंशन रोका नहीं जाएगा, मगर आपका डियरनेस रिलीफ जो है रोक दिया जाएगा, ठीक है। ये भी मे एंड नवंबर, हाफ ईयरली मे एंड नवंबर, एक्सेप्ट एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर, जो एम्प्लॉयड फैमिली पेंशन है उसको छोड़कर देना पड़ेगा, ठीक है। इनवैलिड पेंशन इज रेगुलेटेड बाय द डैश ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स, इट इज रूल 38 इनवैलिड पेंशन। ये पेंशन के ऊपर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, काइंड्स ऑफ पेंशन, सुपर एनुएशन पेंशन रूल 35 पे है, सीसीएस पेंशन रूल 1972 इज ग्रांटेड ऑन रिटायरमेंट आफ्टर सुपर एनुएशन। रिटायरिंग पेंशन जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट में रूल 36 अपन वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। पेंशन ऑन ऑब्जर्प्शन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये रूल 37 एंड 37A में है। इनवैलिड पेंशन रूल 38 में है,
रिटायरमेंट अपन परमानेंट इनकैपेसिटेशन ड्यू टू मेंटल और फिजिकल इन्फिर्मिटी। तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट को याद रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 23 फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ फुल नॉलेज ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस। ओके, फॉर्म 23 को कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी उसको चेक करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, इनवैलिड पेंशन कब मिलेगा, जब द कंसर्न एम्प्लॉई इज फिजिकली एंड मेंटली इज अनफिट वन टू डू वर्क, तो उस समय उसको मेडिकल जांच होगा। ओके, वो फॉर्म 23 है, उसको डेजिग्नेटेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको मेडिकल अथॉरिटी उसको वो मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, ठीक है, और हेड ऑफ द ऑफिस के नॉलेज में जाएगा। कॉम्पेंसेशन पेंशन, ये पेंशन ग्रांटेड ऑन अबोलिशन ऑफ ए परमानेंट पोस्ट हेल्ड बाय द एम्प्लॉय। आपका पोस्ट अबोलिश हो गया और आपको कोई लोअर पोस्ट मिला, आप उसको एक्सेप्ट नहीं किए, तो उस केस में आपको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगा, वो रूल 39 में है। और ये कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, ये जो है ये एक्चुअली पेनल्टी, मेजर पेनल्टी लगा, आपको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेंशन ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एज ए पेनल्टी। यहाँ पर जो पेंशन मिलेगा नॉट लेस देन 2/3, ठीक है, नॉट लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल कॉम्पेंसेशन पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ। जो फुल कॉम्पेंसेशन पेंशन वहाँ पर है रूल 39 में, तो जो फुल कॉम्पेंसेशन पेंशन का 2/3 से कम नहीं होगा। ओके, नॉट लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल कॉम्पेंसेशन पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ। तो अलग अलग लोग हैं, पेंशन का 2/3 से, जो कॉम्पेंसेशन में 2/3 से कम नहीं होगा, कि कॉम्पेंसेशन जो ग्रेचुइटी आपको मिला उसका 2/3 से कम नहीं होगा, कि दोनों को मिलाकर, इसको थोड़ा याद रखना है, रूल 40 में है। और एक है कंपासियोनेट अलाउंस, जब रिमूवल और डिसमिसल हुआ मेजर पेनल्टी में, तो उस केस में पेंशन ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सबको नहीं मिलेगा मगर स्पेसिफिक केस में पेंशन ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन रिमूवल और डिसमिसल इफ द केस इज डिजर्विंग स्पेशल कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ पेंशन वहां पर जो मिलेगा नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ व्हिच वुड हैव बीन एडमिसिबल इफ रिटायर्ड ऑन कॉम्पेंसेशन पेंशन का। जो कॉम्पेंसेशन पेंशन का, कॉम्पेंसेशन पेंशन आप देख लीजिए रूल 39 में है, तो उसका 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा। जो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ पेंशन मिलेगा नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ कॉम्पेंसेशन पेंशन, राइट। ये इसको थोड़ा आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूल को भी याद रखना है, रूल के हिसाब से भी क्वेश्चन आएगा, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPAO, सेंट्रल पेमेंट अकाउंट्स ऑफिस, सेंट्रल प्रोसीजर अकाउंटिंग ऑफिस, सेंट्रल पेमेंट अश्योरेंस ऑफिस, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। लास्ट D है, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, आंसर इज B D। उसके ऊपर थोड़ा मैं मेंशन कर दिया, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO was established with effect from 1st January 1990. It is the subordinate office under the office of the Comptroller General of Accounts, under the office of the Comptroller General of Accounts, Ministry of Finance and Department of Expenditure. इसका काम क्या है? It has been entrusted with the responsibility of administering the scheme of payment of pension to central government civil pensioners through authorized banks. ये उसका मेन है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चेक करेगा। और जैसे कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, उसको ऑथराइज बैंक से उसको पेंशन मिलेगा, तो उसका ये मेन चीज़ है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग जो ऑफिस है यहाँ पर जो दे दिया, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि कैसे वो सब चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स, और वो एक्चुअली जो बैंक्स को बेसिकली जो डेजिग्नेटेड बैंक है जिससे पेंशन मिलेगा, ओके, सो उसको वो ऑथराइज करेगा, राइट। तो इतना ही क्वेश्चन है, फिर अदर जो है उसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो आज इतना ही है, थैंक यू।